प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम के 7वें सप्ताह के अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं और आज 24वें अध्याय में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के अध्याय में हम मृदा प्रदूषण के कुछ मूलभूत तथ्यों को समझेंगे। 24वें अध्याय को जानने से पूर्व हम पिछले अध्याय में क्या चीज़ें सीखे हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो कि 23वां अध्याय था। 23वें अध्याय में आप लोगों ने वाहित मल के उपचार या प्रदूषित जो जल थे उसके उपचारों के बारे में आपने सीखा होगा। जल उपचार के विभिन्न तरीकों को भी आपने जाना होगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक तरीके होते हैं, उनको आपने समझा होगा। भौतिक एवं रासायनिक तरीकों को भी आपने समझा होगा। विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं जिनसे जल के प्रदूषण को ठीक करते हैं, उनको भी आपने जाना होगा। और जैविक तरीकों जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं को की मदद से जल का उपचार किया जाता है, उसको भी आपने जाना होगा। पिछले कक्षा के अध्ययन के पश्चात आज हम 24वें अध्याय में आ चुके हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ों को जानने वाले हैं उसकी विषय वस्तु मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। आज हम लोग मृदा प्रदूषण की परिभाषा, उसके कारण, मृदा प्रदूषकों के विभिन्न प्रकार, कुछ मृदा प्रदूषकों के उदाहरण, प्रदूषित मिट्टी के साथ मनुष्य कैसे उसके संपर्क में आते हैं वो हम आज जानेंगे। कुछ विशेष चिंता के स्थान होते हैं, यानी कि मृदा प्रदूषण जहाँ पर ज़्यादा होती है उसको हम लोग समझेंगे। मृदा प्रदूषणों के विभिन्न प्रकार, जो विभिन्न प्रभाव, मृदा प्रदूषण का जो प्रभाव होता है उसको भी आज समझेंगे, जिसमें पौधों पे होने वाले प्रभाव, सूक्ष्म जीवों पे होने वाले प्रभाव, जीव जंतुओं पे होने वाले प्रभाव को भी आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, मृदा प्रदूषण की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। मृदा में यदि हानिकारक रसायन की उपस्थिति होने पर ऐसे मृदा जो मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाता है, तो इसे हम लोग मृदा प्रदूषण कहेंगे। यदि मृदा प्रदूषण में निम्न सांद्रता में प्रदूषक मौजूद हैं जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य या पारिस्थितिकी तंत्र को कोई खतरा ना हो, तो भी हम इसे मृदा प्रदूषण कहेंगे। मृदा प्रदूषित नहीं है या पूरी तरीके से स्वस्थ है, ये हम तभी कहेंगे जब पूरी तरीके से मृदा प्राकृतिक हो और उसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक जो है रसायन उपस्थित नहीं होगा, तभी हम उसको प्रदूषित नहीं है ये मानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग समझते हैं मृदा प्रदूषण के कारण। देखिए, मृदा प्रदूषण जो है दो उसके प्रमुख कारण होते हैं। एक पहला कारण है जो प्राकृतिक कारण होता है, जो कि प्रकृति से उत्पन्न होता है, प्रकृति के विभिन्न जो है क्रियाओं से उत्पन्न होता है। और जो दूसरा कारण होता है वह है मानव निर्मित, जिसे अंग्रेजी में एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं, या मानव के द्वारा जो है उत्पन्न किया हुआ प्रदूषण। तो प्रदूषण के दो जो है वो प्रमुख कारण होते हैं। इन्हीं को थोड़ा सा अब हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक प्रदूषण में पृथ्वी में समय समय पर होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के कारण मृदा की जो वास्तविक संगठन है उसमें बदलाव होता रहता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इसे मृदा का प्रदूषण कहेंगे, जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। मानव निर्मित प्रदूषण उसे कहेंगे जब इंसानों के द्वारा जानबूझकर या फिर अनजाने में किसी भी प्रकार से मृदा की जो संगठन है उससे छेड़खानी होती है, तो हम उसे मानव निर्मित मृदा का प्रदूषण कहेंगे। प्राकृतिक प्रदूषण की श्रेणी में प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, वर्षा में बदलाव, कम वर्षा या ज़्यादा वर्षा, प्राकृतिक जमाव का हो जाना, सुनामी का आ जाना, या भौगोलिक बदलाव होने के स्थिति में मृदा के जो वास्तविक संगठन है वो बदलाव हो जाता है, तो इसे हम लोग प्राकृतिक जो है मृदा प्रदूषण कहेंगे। मानव निर्मित प्रदूषण को जानते हैं हम लोग कि खनन के कारण मृदा से हम लोग खनिज पदार्थों का उत्खनन करते हैं, उसके कारण जो है वो मृदा प्रदूषण हो सकता है।
कृषि करने में कीटनाशी और शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। निर्माण कार्य जिसमें कि घरों का निर्माण, पुल का निर्माण और भी विभिन्न कार्य किया जाता है, उसमें भी मृदा का प्रदूषण होता है। घरों से निकलने वाले अपशिष्ट, रक्षा अभ्यास और उद्योगों से निकलने वाले कचरे, ये सब जो है मानव निर्मित होते हैं और जिससे कि मृदा का प्रदूषण होता है। अब हम लोग समझते हैं मृदा प्रदूषकों के प्रकार को। विभिन्न प्रकार के मृदा प्रदूषक होते हैं, जिसमें से सबसे पहले या सबसे प्रमुख है वह है भारी धातु का प्रदूषण। भारी धातुओं में सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक जैसे भारी धातु होते हैं, जो कि औद्योगिक गतिविधियां, खनन, अनुचित रूप से अपशिष्टों का निपटान के कारण मृदा में आ जाते हैं। ये धातुएं मिट्टी में जमा हो जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र में खतरा पैदा हो जाता है। जो अन्य प्रदूषक हैं उसमें कीटनाशक और शाकनाशी प्रमुख हैं। कृषि गतिविधियों में कीटों और खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक और शाकनाशियों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन मिट्टी में मिल जाते हैं और प्रदूषित करते हैं। मिट्टी के जीवों, भूजल और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को भी ये प्रभावित करते हैं। अन्य प्रदूषकों में औद्योगिक अपशिष्ट का प्रदूषण प्रमुख है। औद्योगिक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, जिसमें भारी धातु, कार्बनिक सॉल्वेंट, पेट्रोलियम पदार्थ और भी जहरीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। औद्योगिक कचरों के अनुचित निपटान से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकता प्रभावित होती है। पेट्रोलियम और तेल के रिसाव के कारण भी मृदा जो है प्रदूषित होती है। ये मृदा में शामिल हो जाते हैं और मृदा की वास्तविक जो संगठन है उसको प्रभावित करते हैं, जिसके कारण आसपास की जो पर्यावरण है वो भी इससे प्रभावित होती है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकता भी प्रभावित होती है। शहरी अपशिष्ट भी मृदा प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं। शहरी ठोस अपशिष्ट, सीवेज के कीचड़, घरेलू कचरे का अगर हम लोग अनुचित निपटान करते हैं तो इससे मृदा को कार्बनिक पदार्थ, भारी धातुएं और रोग जनित जो है अन्य प्रदूषक जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। इनका भंडारण अगर गलत तरीके से करते हैं तो ये कीचड़ छोड़ सकते हैं, जिससे भूजल और आसपास की मिट्टी जो है वो प्रभावित होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक हैं। परमाणु दुर्घटनाएं, परमाणु अपशिष्ट का अनुचित जो है निपटान, परमाणु परीक्षण से सीजियम, स्ट्रोंटियम, प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी के आइसोटोप जो है मिट्टी के साथ जो है वो मिल जाते हैं। ये गंभीर जो है स्वास्थ्य के जोखिम पैदा करते हैं और लंबे समय तक जो है वो मिट्टी में रह सकते हैं। इसके अलावा बायोमेडिकल प्रदूषण भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। अस्पतालों, औषधालयों, औद्योगिक संयंत्र जो कि बायोमेडिकल उपकरण बनाते हैं या दवाइयाँ बनाते हैं, उनसे निकलने वाले जो नुकसानदेह बायोमेडिकल अपशिष्ट होते हैं वो मृदा में आ जाते हैं और मृदा को प्रदूषित करते हैं। अन्य प्रदूषकों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे भी शामिल हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कंप्यूटर आदि से निकलते हैं, प्रिंटर आदि से निकलते हैं और इनके अनुचित निपटान से ये पर्यावरण में, मिट्टी में सीसा, कैडमियम, ब्रोमियम जैसे जहरीली पदार्थ मिट्टी में छोड़ देते हैं। ई कचरा वर्तमान में स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा जो है वो पैदा कर चुके हैं। आइए अब हम मृदा प्रदूषकों के कुछ उदाहरणों को समझते हैं, जिसमें से पहला है सीसा या फिर जिसे हम लेड कहते हैं। ये जो है पहले पेट्रोल में ब्लेंड करके या मिला के जो है वो बिक्री इसकी होती थी। इसके अलावा ये पानी की सप्लाई के लिए पाइप का जो है निर्माण जो है किया जाता था लेड से। इसके अलावा ये कुछ प्रसाधन सामग्रियाँ
बैटरियाँ या डिब्बों का निर्माण में ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। सीसा के प्रदूषण में जो नुकसान होते हैं उसमें मानव शरीर को जो है वो वजन का घटना, चिड़चिड़ापन, मनोदशा संबंधी विकार, सीखने की जो कला होती है उसमें समस्याएं होती है, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, अनुवांशिक जो है वो समस्याएं, विकास में कमी, बच्चों की जो विकास होती है उसमें कमी, ये कुछ जो है उसकी समस्याएं हैं। मृदा प्रदूषकों के उदाहरण में पारा भी शामिल है। इसका उपयोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों के निर्माण में, थर्मामीटर, फ्लोरेसेंट लैंप, दूरबीन, कुछ प्रकार के हथियार को बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये हम तक जो है वो त्वचा के रूप से या सांस के माध्यम से शरीर के अंदर आ सकते हैं। इनसे मांसपेशियों में कमजोरी होती है, पैरों में झुनझुनी होती है, वाक वृत्ति होती है यानी कि बोलने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। तंत्रिका तंत्र में ये गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। मस्तिष्क, गुर्दे और फेफड़ों संबंधी जो है वो बीमारियां ये पैदा करते हैं। अगला जो मृदा प्रदूषक का उदाहरण है वो है आर्सेनिक। इनके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि ये बैटरियाँ, कीटनाशक, गोला बारूद आदि के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। कुछ प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों में भी इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कुछ तरह के कैंसर को ठीक करने में, सोराइसिस में, ट्यूमर का पता लगाने में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आर्सेनिक अगर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आ जाती है तब इससे मांसपेशियों में ऐंठन, पेशाब में खून का आना, विकासात्मक प्रभाव अगर ये लंबे समय तक हमारे शरीर में रहते हैं तो मूत्राशय के रोग, फेफड़ों का कैंसर, हृदय संबंधी रोग, गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं और शिशुओं में समस्याएं ये पैदा करते हैं। तांबा भी मृदा प्रदूषकों के उदाहरण में से एक है। इनका उपयोग सोल्डरिंग वर्क में, आभूषणों को बनाने में, बिजली के तारों में, सर्किट बोर्ड में, पाइपलाइन के निर्माण में, औद्योगिक उपकरण में, पिगमेंट्स आदि के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तांबा बहुत ही कम मात्रा में मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा के संपर्क में यदि हम आते हैं तो ये हमारे लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। तांबा की विषाक्तता ये है कि इससे कमजोरी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, सिर दर्द है, मुंह में धातु जैसा स्वाद बार बार आता है, रक्त अल्पता हो जाती है, आँखें पीली होना, त्वचा के रंग में बदलाव और गंभीर जो समस्याएं हैं उसमें किडनी और लीवर की विफलता इसके कारण हो सकती है। जिंक भी मृदा प्रदूषकों के उदाहरण में से एक है। इसका भी उपयोग बैटरियां, पेंट्स, गैर संचारक लौह के रूप में, कुछ प्रकार के शैम्पुओं में, अग्निरोधी के रूप में, कवकनाशी के रूप में, कुछ सैन्य उपकरण के रूप में, हथियार वगैरह बनाने के रूप में इनका उपयोग होता है। जिंक भी विभिन्न प्रकार के समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें मूत्र संबंधी समस्याएं, गंध की हानि, अनुवांशिक दोष, सुस्ती, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, अंग की क्षति आदि इसके कारण हो सकती है। आइए अब हम लोग जानते हैं निकेल के बारे में। यह भी मृदा प्रदूषकों का एक उदाहरण है। निकल से सिक्के, स्टेनलेस स्टील के कुछ सामान, तारें, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, पाइपलाइन, कुछ प्रकार के खाना बनाने की बर्तनें, डिटर्जेंट, रिचार्जेबल बैटरी आदि का जो निर्माण निकल के द्वारा जो है होता है। अगर हम इनके संपर्क में आते हैं और अगर उसकी मात्रा अधिक है तो ये फेफड़ों का कैंसर, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, बचपन के कुछ विकासात्मक समस्याएं, गुर्दे और जिगर की विफलता, हृदय वाहिनी से संबंधित रोग जो है निकल के कारण होती है। मृदा प्रदूषकों का उदाहरण में पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी प्रमुख है। यह कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं। इनका उपयोग कृषि रसायन
में किया जाता है, कुछ प्रकार की दवाइयों इनसे बनाई जाती है, प्लास्टिक, कुछ प्रकार के रंग, कीटनाशक आदि जो है पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। इनके अधिक संपर्क में आने से शरीर में श्वसन पथ के रोग जो है वो हो सकते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो सकता है, प्रतिरक्षा दमन यानी कि रोग जो है प्रतिरोधकता कम हो जाती है, कैंसर और यकृत से होने वाले कुछ बीमारियां इनमें शामिल हैं। शाकनाशी और कीटनाशी जो कि कृषि कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, ये भी मृदा प्रदूषकों के उदाहरण में से एक है। जटिल और जहरीले ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका उपयोग जैसे मैंने अभी कहा कृषि रसायनों के रूप में किया जाता है। कुछ प्रकार की दवाइयाँ भी इनसे बनाई जाती है। इनसे भी श्वसन से संबंधित रोग, उत्परिवर्तन, कैंसर और म्यूटेशन संबंधी समस्याएं हमारे शरीर में हो सकती हैं। मृदा प्रदूषकों के विभिन्न उदाहरणों को समझने के बाद अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदूषित मिट्टी के संपर्क में मनुष्य कैसे आते हैं और यदि मृदा प्रदूषित है तो वो हमारे शरीर में किस माध्यम से जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। तो उनमें से प्रमुख है मिट्टी को निगल जाना। ये विशेष तौर पे छोटे बच्चों के साथ होता है और बच्चे जो है संवेदनशील होते हैं और वो मिट्टियों में खेलते भी हैं। बच्चे धूल के कणों में सांस ले सकते हैं और खेलने के दौरान स्वाभाविक रूप से वो उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ मिट्टियों में उगने वाले जो फल सब्जियां हैं जैसे गाजर और आलू, जो जड़ वाली सब्जियां रहती हैं, फसलें रहती हैं, उनको अगर हम लोग ठीक ढंग से साफ़ सफाई करके उपयोग नहीं करते हैं तो वो भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वाष्पशील पदार्थों और धूल में सांस लेने से भी हम लोग प्रदूषित मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं। मिट्टियाँ खुली होती हैं और हवाओं के साथ वो उड़ते हैं और ये जो है वो निर्माण स्थल, खनन जो है कार्य किए जाते हैं, उन स्थलों में ऐसा सामान्य तौर पे देखा जाता है। त्वचा के माध्यम से भी ये हमारे शरीर में प्रदूषित मिट्टी प्रवेश कर सकते हैं। कुछ कटने छिलने से जो खुले घाव होते हैं वहाँ पर जो है वो मिट्टियाँ जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। दूषित मिट्टी से उगे हुए भोजन को भी खाने से, फल सब्जियों को भी खाने से हमको नुकसान हो सकता है। इसीलिए अच्छे मिट्टी से उगे हुए साग भाजियों को भी हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। आइए इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ विशेष चिंता के स्थान हैं, यानी ऐसे स्थान, ऐसे स्थल जहाँ पर जो है वो मृदा का प्रदूषण होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिन पे हमको बराबर नज़र रखनी चाहिए। तो इन विशेष चिंता के स्थानों में औद्योगिक और निर्माण स्थल प्रमुख हैं। औद्योगिक और निर्माण स्थल में आप सब समझते हैं कि वहाँ की निकलने वाले जो वाहित मल होते हैं वो मिट्टी को प्रदूषित कर सकते हैं। संदूषकों का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि वो फैक्ट्री किस प्रकार की है या वो निर्माण स्थल किस प्रकार का है, और उसी प्रकार से जो उसके निकलने वाले अपशिष्ट हैं वो मिट्टी को प्रदूषित कर सकते हैं। विशेष चिंता के स्थानों में जो लैंडफिल के स्थान हैं, कबाड़ खाने हैं और जहाँ पर अपशिष्टों को निपटारा किया जाता है वो स्थान भी प्रमुख हैं। लैंडफिल जहाँ पर शहरी जो कचरे हैं उन्हें वहाँ पर जो है वो डंप किया जाता है। कबाड़ खाने जहाँ पर जो है कबाड़ इकट्ठा किया जाता है और अपशिष्ट को निपटारा करने के लिए कुछ स्थान का चयन शहर में किया जाता है। तो इन स्थानों में भी अगर हम लोग कचरों का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो वहाँ की मिट्टी जो है प्रभावित होने की वहाँ पर संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। अक्सर ऐसे क्षेत्रों में आर्सेनिक, पेट्रोलियम पदार्थ, सीसा, भारी धातु आदि का एक बड़ा मिश्रण जो है वो वहाँ पर जमा हो जाता है। मिश्रण वाले
प्रदूषक होने के कारण उनका जो है वो निपटारा करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। विशेष चिंता के स्थानों में राजमार्ग, गलियारे, पार्किंग स्थल और यातायात वाले क्षेत्र शामिल हैं। हम सब इस बात को समझते हैं कि शहरी परिदृश्य में वाहन जो है वो सर्वव्यापी हैं और वाहनों के बगैर हम लोग के शहरी जनजीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जो राजमार्ग के गलियारे होते हैं, पार्किंग स्थल होते हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम से संबंधित रसायन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टियों में आ जाते हैं। तेल का रिसाव वहाँ पर जो है होने की संभावना रहती है और इससे मिट्टी जो है वो प्रभावित होती है। विशेष चिंता के स्थानों में हमारे घरेलू स्थल या हमारे घर भी शामिल हैं। हमारे घरों से, हमारे किचन से निकलने वाले जो कचरे होते हैं उनका भी हमें रख रखाव करना चाहिए और यदि उसे हम रिसाइकल कर सकें तो और ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कृषि भूमि भी विशेष चिंता के स्थानों में से एक है, चूँकि कृषि भूमि में हम शाकनाशी और कीटनाशी जैसे रसायनों का उपयोग करते हैं और ये धीरे धीरे जो है मिट्टी की उर्वरकता और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और लंबे समय के बाद उसके बंजर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ विशेष चिंता के स्थान हैं जिसे मुझे लगा कि ये आपसे साझा करनी चाहिए। आगे अब हम लोग समझते हैं कि मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या हो सकता है, उसके हानिकारक जो है वो प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, वो किन किन क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं पौधे या पेड़ पत्तियाँ। तो सबसे पहले हम इसी को जानते हैं कि पौधों में जो है मृदा का प्रदूषण होता है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मृदा के प्रदूषण होने से पौधों की उर्वरकता में कमी आती है। मृदा प्रदूषण की समस्या के कारण पौधों की उर्वरकता कम होती है, चूँकि पौधे आमतौर पर अपनी प्राकृतिक पर्यावरणीय जो परिस्थिति होती हैं उसमें यदि किसी भी प्रकार की बदलाव हो तो उसके प्रति वे काफ़ी संवेदनशील होते हैं। ऐसे में मिट्टी में अगर प्रदूषण हो तो स्वाभाविक रूप से पौधों की उर्वरकता में गिरावट हो सकती है। पौधों के ये विकास को भी प्रभावित करते हैं। यदि मृदा प्रदूषित हो तो पौधों का विकास व्यवहार प्रभावित होता है। आमतौर पर पौधे जो है अम्लता के एक स्थिर जो स्तर होती है उनको वो आवश्यक होती है। पोषक तत्व भी स्थिर होनी चाहिए, वो भी उनके लिए आवश्यक होती है। किंतु यदि मिट्टी प्रदूषित हो और उनके मापदंड के अनुरूप ना हो तो उनके विकास पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। फसल की पैदावार में कमी आ सकती है। मृदा प्रदूषण से फसल की पैदावार में कमी आती है जब पौधों का प्राकृतिक वातावरण हानिकारक रसायनों से अगर दूषित हो तो आमतौर पर कम समय में इन नई परिस्थितियों के अनुकूल पौधे जो है वो नहीं ढाल पाते अपने आप को। इस कारण प्रदूषण रहित वातावरण की तुलना में फसल की पैदावार जो है वो कम हो जाती है। पौधों की जैव विविधता में भी कमी होती है। मृदा प्रदूषण से पौधों की जैव विविधता इसलिए कम होती है क्योंकि विषाक्तता के संपर्क में आने से जीवों के विकास में वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विषाक्त रसायन को वो सहन नहीं कर पाते हैं। सिर्फ ऐसे पौधे ही वहाँ पर जीवित रह पाते हैं जो उन रसायनों को सहन कर पाते हैं और बाकी जो है वो नहीं उगते हैं। इसलिए वहाँ पर विविधता में कमी आती है। कुछ पौधे ही उग पाते हैं और कुछ पौधे नहीं उग पाते हैं। पौधों में प्रभाव को जानने के बाद अब हम लोग सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार से मृदा प्रदूषण प्रभावित करता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सूक्ष्म जीव हमको नज़र नहीं आते हैं लेकिन वो पौधों और पर्यावरण के लिए अति आवश्यक होते हैं। ये पौधों में उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मृदा प्रदूषण से सूक्ष्म जीव कैसे प्रभावित होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि पौधों की विविधता में कमी आती है, ठीक वैसे ही सूक्ष्म जीवों की भी विविधता होती है। उनके भी कई जातियां और प्रजातियां होती हैं।
मृदा में प्रदूषण होने के कारण उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, उन्हें पीएच, एक आवश्यक पीएच की आवश्यकता होती है, वो भी प्रभावित होती है यदि मृदा प्रदूषित हो तो इसके कारण भी कुछ सूक्ष्मजीव जीवित रह पाते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव जो है वो जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में सूक्ष्मजीवों की विविधता में जो है वो कमी आती है। आगे हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्मजीवों में कुछ बाधक सूक्ष्मजीव भी होते हैं जो पौधों के वृद्धि को बाधा पहुंचाते हैं। तो इनकी वृद्धि हो सकती है यदि मृदा जो है वो प्रदूषित हो। तो इसके जो है रोकने के लिए हमें मृदा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ये कुछ पैराजिटिक या बाधक सूक्ष्मजीव को बढ़ाने के लिए या उनकी जो है वो संख्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं यदि मृदा जो है वो प्रदूषित होती है। सूक्ष्मजीवों के बायोकेमिकल या जैव रासायनिक जो प्रक्रियाएं होते हैं उनमें भी परिवर्तन हो सकता है यदि मृदा प्रदूषित होती है। सूक्ष्मजीवों की कोशिकाओं के अंदर उपचयी अपचयी क्रियाएं जो है, चयापचयी क्रियाएं जो है वो चलती रहती हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। मृदा में प्रदूषण होने के कारण उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं या फिर अपचय उपचय क्रियाएं जो है वो प्रभावित होती हैं और इसके कारण जो है सूक्ष्मजीव जो है वो जीवित नहीं रह पाते हैं और उनकी जैव रासायनिक क्रिया जो है वो प्रभावित होती हैं। पौधों और सूक्ष्मजीव में प्रभाव या हानिकारक प्रभाव के बाद अब हम कुछ अन्य प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं जो मृदा के प्रदूषण के कारण होती हैं, जिसमें जलीय जीवन पर प्रभाव जो है वो प्रमुख है। हम कीटनाशक या औद्योगिक जो वाहित मल होते हैं वो बहते हुए हमारी नदियों, झीलों और समुद्रों तक भी पहुंच सकते हैं, जिनमें जलीय जीव जो है रहते हैं और कुछ जलीय जीव मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होते हैं, जैसे कि केंचुए और घेंघे। ये जलीय जीव हैं और ये मृदा को स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि मृदा स्वयं ही स्वस्थ नहीं है तो इसलिए ऐसे जीवों का जीवन भी जो है वो प्रभावित होता है। भूजल का संदूषण या प्रदूषण भी मृदा के प्रदूषण के कारण जो है होता है। जब भी हम लोग बोर या बोरिंग जो है वो चालू करते हैं तो हमें भूजल वाली जो है जल हम तक आती है। भूजल में जो है जल का पहुंचना मृदा के कई परतों से रिसाव के कारण धीरे धीरे वो भूजल तक पहुंचते हैं। जब हमारा मृदा प्रदूषित होगी तो उससे जो है रिसाव होने के बाद भूजल में जब वो जल पहुंचेगी तो वो भी प्रदूषित हो जाएगी। इसके कुछ उदाहरण आप लोग जो है वो सुने होंगे, जैसे कि आर्सेनिक और फ्लोराइड हैं। हमको समाचार पत्रों या टीवी के माध्यम से ये अक्सर सुनने को मिलता है कि बोर और बोरिंग से आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जो प्रदूषण हैं वो हमको आ रहे हैं। तो ये मृदा के प्रदूषण के कारण ही होता है। शैवाल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जो जलीय क्षेत्र होती हैं, नदियाँ और झील वगैरह, अगर उसमें मृदा का प्रदूषण होता है तो उनको जो प्रदूषण को शैवाल जो है अपना पोषक तत्वों के रूप में उसका उपयोग करते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसके कारण नदियाँ या झील जो है वो पूरी तरीके से शैवाल से पट जाती हैं और उनके कारण जो है पर्याप्त रोशनी, सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन जो है वो जल तक जो है नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीव जैसे कि मछलियां हैं और भी प्रकार के बहुत सारे जीव हैं, वो पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका जीवन प्रभावित होता है और वो मृत्यु का कारण भी हो सकता है। पीएच के स्तर में परिवर्तन हो सकता है यदि मृदा जो है वो प्रभावित होती है। पीएच का स्तर जो है पौधों के बढ़ने के लिए और सूक्ष्मजीवों के ग्रोथ के लिए अति आवश्यक होता है। अन्य प्रभावों में हम लोग समझ रहे हैं पीएच का परिवर्तन को। तो किसी भी कारण से यदि मृदा का पीएच जो है वो बदलता है तो अगर हम लोग उसमें किसी भी प्रकार की फसल अगर हम लोग लेना चाह रहे हैं तो वो फसल की पैदावार में गिरावट होने की संभावना होती है और आवश्यक सूक्ष्मजीव
जैसे कि राइजोबियम का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, जो कि पौधों को पैदावार को बढ़ाते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव भी प्रभावित होते हैं यदि मृदा का पीएच जो है वो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि होता है। अन्य प्रभावों को हम लोग समझ रहे हैं जो मिट्टी के प्रदूषण के कारण होता है। उसमें से एक है मिट्टी की संरचना पर प्रभाव। मृदा प्रदूषित अगर होती है तो मिट्टी की जो परतें होती हैं जिसमें उसका वास्तविक संगठन जो होता है वो बदल सकता है। कुछ रसायनों के प्रदूषण के कारण मिट्टी की संरचना बदल जाती है, उसकी क्षरण होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अम्लीय मिट्टी कई सूक्ष्मजीवों के लिए प्रतिकूल होती है, जो मिट्टी की बनावट में सुधार करती है और कार्बनिक पदार्थों के अभिघटन में भी मदद करती है। तो मिट्टी की संरचना जो है प्रभावित होती है यदि मृदा जो है वो प्रभावित होती है, तो यह मृदा जो है प्रदूषित होती है। तो वायु का प्रदूषण भी एक प्रभाव है यदि मृदा जो है वो प्रदूषित होती है। अगर मृदा प्रदूषित है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का वातन होता है या फिर हवाएं चलती हैं, तो मिट्टी के जो प्रदूषक हैं वो वायुमंडल में आ जाते हैं या भूमिगत जल में भी उनका भंडारण हो सकता है। तो मृदा के प्रदूषण के साथ साथ ही वायु का प्रदूषण और जल का प्रदूषण भी प्रत्यक्ष रूप से उसमें मृदा प्रदूषण योगदान जो है वो करता है। तो हम लोगों ने मृदा के प्रदूषण की कुछ मूलभूत चीज़ों को जाना है। अब हम लोग उसके उपसंहार में आते हैं। क्या क्या चीज़ें हमने सीखा है उसका एक मैं सारांश या उपसंहार मैं रखना चाह रहा हूँ। मृदा प्रदूषण को हमने जाना है जिसमें भारी धातु या कीटनाशक जो है ये प्रदूषकों के रूप में हमने उनको जाना है। मृदा प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों को भी हमने जाना है, जिसमें उद्योग, खनन के क्षेत्र, घरेलू जो हमारे अपशिष्ट हैं उन सबको हमने जाना है। मृदा से मनुष्यों के संपर्कों को भी हमने समझा है कि किस प्रकार से मृदा के प्रदूषण होने पे मनुष्य उसके संपर्क में आ जाते हैं। मृदा प्रदूषण से होने वाले नुकसानों को भी हमने जाना है, जो कि पौधों, सूक्ष्मजीवों, जलीय जीव को वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको भी हमने सीखा है। कुछ विशेष चिंता के इस स्थानों को भी हमने समझा है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मृदा की प्रदूषण होने की संभावना रहती है, जहाँ पर हमें निगरानी रखने की भी आवश्यकता होती है। हम लोग इस अध्याय के बारे में और अधिक अध्ययन करने के लिए, मृदा प्रदूषण को अध्ययन करने के लिए कुछ किताबों का और हम लोग सहारा ले सकते हैं, जिसमें परेवा एवं रक्षित द्वारा लिखित मृदा प्रदूषण के मूलभूत सिद्धांत, जो कि साइंटिफिक पब्लिशर 2021 द्वारा ये प्रकाशित है, इसका भी मदद लिया जा सकता है। माथुर द्वारा लिखित वायु एवं मृदा प्रदूषण समस्या एवं समाधान, जो कि पॉइंटर पब्लिशर द्वारा प्रकाशित है, इसका भी आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। आर के मिश्रा द्वारा एवं उनके सहयोगियों द्वारा लिखित सॉइल प्रदूषण कॉजेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल 2016 की यह किताब है, इसका भी आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्ययन के पश्चात हम लोग आगे की कक्षा या अगला जो अध्याय है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगला जो अध्याय होगा वो 25 नंबर का अध्याय है, जिसे मूलभूत ठोस अपशिष्ट उस अध्याय का नाम है। इसमें हम लोग ठोस अपशिष्ट की विशेषताओं को जानेंगे, ठोस अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों को हम लोग जानेंगे, ठोस अपशिष्ट के अलग अलग जो उदाहरण हैं उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसमें ठोस अपशिष्ट से होने वाले नुकसान को भी हम लोग समझेंगे। इस शब्द के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने ज्ञानवर्धन के लिए हमारे कोर्स का चुनाव किया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूँगा।